तो स्वागत है आपका लेट्स टॉक वर्ल्ड विद प्रभात पोद्दार में। तो जो आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है कि चाइना के साथ भारत क्या व्यवहार करे। कई लोग कह रहे हैं कि जो चाइना के ऐप्स है उनको अपने मोबाइल से हटा दिया जाए, कई लोग कह रहे हैं चाइना के साथ ट्रेड बंद कर दिया जाए, और कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि चलिए एक काम करते हैं, हमला कर देते हैं चाइना पे। तो क्या ये फीजेबल ऑप्शंस है? तो आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक पे चर्चा करने की। तो शुरुआत में एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सरकार के लिए नहीं बनाया गया है। चाइना से कैसे निपटना है इसके बारे में जो डेटा हमारे पास, उससे कई गुना ज्यादा डेटा जाहिर सी बात है सरकार के पास है। जो ऑप्शंस हम यहाँ बताएंगे वो ऑप्शन सरकार ऑलरेडी जानती है। तो ये वीडियो सरकार के लिए नहीं है, ये वीडियो लोगों के लिए है। इसको ऐसा ना माना जाए कि हम सरकार को एजुकेट करना चाहते हैं, हम रादर लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। शुरुआत करेंगे कोर्ट से। वॉर इज नेवर द लास्ट ऑप्शन, इट इज द ऑप्शन दैट कम्स आफ्टर द लास्ट ऑप्शन। यानी कभी भी युद्ध अंतिम विकल्प नहीं होता। युद्ध तब किया जाता है जब अंतिम विकल्प काम ना करे। तो युद्ध करना है ये हमारा विकल्प नहीं है। चलिए, युद्ध नहीं करना है लेकिन चाइना का जवाब तो देना है। उसके पहले एक दूसरा कोट सुनते हैं। आयरॉनिकली ये कोट एक चाइनीज जर्नल का है जिनकी एक बड़ी ही प्रसिद्ध किताब थी, द आर्ट ऑफ वॉर। ये कोट है, नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ एंड यू कैन फाइट 100 बैटल्स विदाउट डिजास्टर। यानी अपने आप को जानिए और अपने दुश्मन को जानिए और उसके बाद लड़ाई करिए। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना क्या है। तो शुरुआत करेंगे चाइना के बारे में कुछ फैक्ट्स से। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए के बाद, जिसकी जीडीपी करीबन 14 ट्रिलियन डॉलर की है। ये दुनिया की एक मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पिछले 30 सालों का एवरेज करीबन 6% पर ईयर का है। चाइना के पास करीबन 23 ट्रिलियन डॉलर के नेचुरल रिसोर्स हैं, जिनमें से 90% हिस्सा है रेयर अर्थ मेटल्स और कोल का। अब रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? तो पीरियोडिक टेबल पे ये 17 एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं और बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन चाइना के पास इसके भयंकर भंडार है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर का एसेट्स चाइना के पास है, करीबन 40 ट्रिलियन डॉलर। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बिलियनर्स चाइना के पास है। दुनिया की जो सबसे बड़ी 500 कंपनियां हैं उनमें से 129 के हेड ऑफिसेस चाइना में हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार 3.1 ट्रिलियन डॉलर चाइना के पास है। इंडिया का ये 500 बिलियन है, यानी हमसे करीबन 6 गुना ज्यादा है उनके पास। दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स उनके पास है, 783 मिलियन लोग वहाँ की वर्कफोर्स का हिस्सा माने जाते हैं। और सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में वो सबसे ऊपर माना जाता है। अब ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी फिजिकल गुड्स के एक्सपोर्ट में वो नंबर 1 है। भले ही सर्विसेज में नहीं है, लेकिन केवल अगर फिजिकल गुड्स की बात की जाए तो उसमें वो नंबर 1 है। आगे चलते हैं। 2018 में चाइना ने दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 12.8% एक्सपोर्ट किया, और दुनिया में जितना भी इंपोर्ट होता है उसका 10.8% इंपोर्ट किया। यानी दुनिया में अगर 100 रुपए का माल एक देश से दूसरे माल बेचा जा रहा है तो उसमें 12 रुपये 80 पैसे का माल चाइना का था, और दुनिया में अगर 100 रुपए का माल खरीदा जा रहा है तो उसमें से 10 रुपये 80 पैसे का खरीदारी चाइना ने किया है। अब हम आते हैं भारत और चाइना के ट्रेड रिलेशंस पे। जनवरी से नवंबर 2019 का जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार भारत और चाइना के बीच में इस दौरान करीबन 84 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ। इसमें से भारत ने चाइना से जो सामान इंपोर्ट किया है उसकी वैल्यू है करीबन 68 बिलियन डॉलर, और जो हमने चाइना को एक्सपोर्ट किया है उसकी वैल्यू है करीबन 16 बिलियन डॉलर। यानी आपके और चाइना के बीच में जो व्यापार होता है उसमें हम बेचते बहुत कम है और खरीदते बहुत ज़्यादा है। यानी हमारा जो डेफिसिट है, जो ये खरीदारी और बेचने का जो डेफिसिट है, वो करीबन 52 बिलियन डॉलर के आसपास है, मोटा मोटा। अब हम बात करें भारत के पर्सपेक्टिव से चाइना कितना इंपॉर्टेंट है। तो भारत जो अपना माल बेचता है, मान लीजिए 100 रुपये का माल भारत एक्सपोर्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट किसे करते हैं? सर, हम अमेरिका यूएसए को करते हैं। करीबन 16% हमारा एक्सपोर्ट यूएसए को जाता है, और चाइना को हम करीबन हमारे एक्सपोर्ट का 5% एक्सपोर्ट करते हैं। यानी 100 रुपये जो माल हम बेच रहे हैं विदेशों को, उसमें 16 रुपये हम अमेरिका को बेच रहे हैं और 5 रुपये का चाइना को बेच रहे हैं। ठीक है, अब बात करें इम्पोर्ट की, विदेशों से खरीदने के मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा हम सामान किससे खरीदते हैं? सर, चाइना से खरीदते हैं। करीबन 13.7% इम्पोर्ट हमारा चाइना से होता है, यानी मोटा मोटा 14% मान लीजिए। यानी भारत अगर 100 रुपये का माल बेचता है तो चाइना को 5 रुपये का माल बेचा, और अगर 100 रुपये का माल खरीदा तो 14 रुपये का माल चाइना से खरीदा। तो ये तकलीफ है थोड़ी सी। चलिए, ये तो भारत के पर्सपेक्टिव से चाइना हुआ। अब चाइना के पर्सपेक्टिव से इंडिया को देख लेते हैं। तो अगर चाइना 100 रुपये का माल दुनिया में बेचता है तो सबसे ज़्यादा वो किसको बेचता है? वो यूएसए को बेचता है। करीबन 19% उसका माल यूएसए को एक्सपोर्ट होता है,
और भारत को जो वो एक्सपोर्ट करता है उसकी वैल्यू है मात्र 3%। इम्पोर्ट की बात करें तो भारत से वो जो माल खरीदता है वो उनके टोटल इम्पोर्ट का मात्र 4% है। यानी चाइना के लिए भारत शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट चाइना भारत के लिए है। खैर आगे देखेंगे। जाहिर सी बात है भारत के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वो भारत के डिसएडवांटेज में है। अब $52 बिलियन का अगर डेफिसिट हो रहा है तो हमारे लिए अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो कई लोग कहते हैं काम करते हैं चाइना से हम इम्पोर्ट बंद कर देते हैं, लेकिन सर अगर हमने चाइना से इम्पोर्ट बंद कर दिया उसकी कुछ तकलीफ है। पहली दिक्कत, जैसा कि हमने अभी बात की कि हम चाइना के एक्सपोर्ट का मात्र 3% है, तो उनका 3% एक्सपोर्ट ही कम होगा साहब। तो बहुत बड़ा अंतर चाइना को नहीं पड़ने वाला है, पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन उतना बड़ा नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे भारत को क्या डिसएडवांटेज है? भारत का डिसएडवांटेज ये है कि हम भारत में चाइना से केवल फिनिश गुड्स नहीं खरीदते, हम उनसे उनका रॉ मटेरियल भी खरीदते हैं। यानी भारत में ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जिनका कच्चा माल चाइना से आता है। अब वो कच्चा माल भी सस्ता है, तो उस सस्ते माल से हम फिनिश गुड्स बनाते हैं और हम उसको बेचते हैं। अगर हमने चाइना से ट्रेड बंद कर दिया तो वो कच्चा माल हमारे पास कहाँ से आएगा? और चलिए मान लीजिए चाइना की जगह दूसरे देश से खरीदा तो वो महंगा हो जाएगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरी दिक्कत ये है कि भारत में जो बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी है हम वो चाइना से मंगाते हैं। अगेन वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। अब वो मशीन अगर सस्ती पड़ती है तो फाइनल प्रोडक्शन सस्ता पड़ता है। अगर हम चाइना से वो मशीनें नहीं खरीदेंगे तो दूसरे देशों से खरीदनी पड़ेगी, और दूसरे देशों में वो मशीनें भले ही बेहतर क्वालिटी की मिलेंगी लेकिन सर उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर वो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमारा फिनिश गुड्स भी महंगा हो जाएगा, तो देश में महंगाई आने के आसार हैं। ओवरनाइट ये रॉ मटेरियल और ओवरनाइट या मशीनरी की सप्लाई क्रिएट नहीं हो सकती, इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, चाइना और भारत के बीच में इतना ज़्यादा व्यापार घाटा है कि दुनिया में चाइना अलग ही दिखता है कि भाई चाइना तो बहुत ज़्यादा माल बेच रहा है इंडिया को। तो चाइना ने एक बदमाशी करी, चाइना ने अपना माल डायरेक्टली बेचने की जगह हांगकांग के थ्रू बेचना चालू कर दिया। अब देखिए हांगकांग का समझेंगे। हांगकांग चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, यानी वहाँ पे चाइना के सारे उसूल लागू नहीं होते। वो अपने आप में अपना धंधा मंदा करने के लिए उनके पास काफ़ी रियायतें हैं। तो भारत का ट्रेड चाइना से अलग होता है और हांगकांग से अलग होता है। अब हमने देखा कि चाइना से तो हम बहुत ज़्यादा माल खरीदते हैं और बेचते कम है, तो ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा दिखता है। तो चाइना ने क्या बदमाशी की, अब वो अपना माल हांगकांग के थ्रू इंडिया को बेचता है। तो लोगों को लगेगा अरे वाह, चाइना से हमारा डेफिसिट तो $10 बिलियन कम हो गया, लेकिन सर हांगकांग से तो बढ़ गया। तो वहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। तो केवल चाइना को बंद करके फायदा नहीं होगा, फिर हांगकांग को भी देखो, फिर मकाऊ को भी देखो कि वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा, चलिए साहब उसको भी बंद कर लो। लेकिन सर ऐसे तो और भी देश हो सकते हैं, हो सकता है वो मॉरिशस के थ्रू, सिंगापुर के थ्रू हमको माल बेचने लगे। तो अगर हम एक्चुअली इम्पोर्ट बंद करना चाहते तो हमको ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। चलिए ये तो ट्रेड की बात हो गई। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। अब देखिए हम लोग कई बार देखते हैं कि दूसरे देशों से हमारे देश में लोग एफडीआई में पैसा लगाते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, और भारत की कंपनियां खरीदते हैं। हाल ही के दिनों में जो लॉकडाउन हुआ, जो बीमारी का प्रॉब्लम आया पूरे विश्व में, तो उसके कारण कहीं ना कहीं शेयर बाजार भी गिर गया, तो हमारी कंपनियों के शेयर सस्ते हो गए। तो ऐसे वक्त में अगर कोई हमारे देश की कंपनियां खरीदना चाहेगा तो उसको सस्ती पड़ेंगी। तो इसके मामले में माना गया कि चाइनीज लोग इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। जैसे उन्होंने हाल ही के दिनों में क्या किया, एचडीएफसी बैंक में जो उनकी हिस्सेदारी 0.8% थी वो बढ़ा के 1% कर ली। तो हमको इस बात का डर लगा कि ऐसा ना हो कि अभी क्योंकि वैल्यूएशन इतने कम है कि चाइनीज आके सारा का सारा माल खरीद लें। तो भारत ने एक नई पॉलिसी बनाई जिसमें उसने कहा कि जो भी देश हमारी बाउंड्री से लगे हुए हैं, पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया या चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये हमारे देश में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर वो इन्वेस्टमेंट करने आएंगे तो पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि सर हम एक्चुअली चाइना को ही टारगेट कर रहे थे, लेकिन क्या ये ज़रूरी था? तो देखिए इसका थोड़ा सा जवाब लेंगे। अगर हम 20 सालों का डेटा देखें, 2 डिकेड्स का डेटा देखें, तो भारत में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है मॉरिशस से। यानी अगर 100 रुपये का माल भारत में इन्वेस्ट हुआ है तो 31 रुपये तो मॉरिशस से आया है, करीबन 21% सिंगापुर से आया है, और तीसरे नंबर पे जापान से आया है करीबन 7%। पिछले 20 सालों में चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत में 0.51% है मात्र। यानी अगर चाइना से हमें इस बात का डर लग रहा है कि इंडिया में आके वो बहुत सारी कंपनियों को टेक ओवर कर लेगा, तो शायद ये थोड़ा सा अनफाउंडेड है, शायद ये इतना आसान नहीं है। ऑफिशियल फिगर जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है भारत में वो है $2.34 बिलियन, ये ऑफिशियल है। लेकिन अब हम जानते हैं इधर उधर से भी पैसा उन्होंने डाला है, हांगकांग से और बाकी जगहों से, तो अनऑफिशियल फिगर 6 से 8 बिलियन डॉलर माना जाता है। हाँ, यहाँ एक छोटी सी चीज़, भारत में जितने स्टार्टअप्स हैं जिनको हम यूनिकॉर्न कहते हैं, अब यूनिकॉर्न किसको कहते हैं? ऐसी नई कंपनियां जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर है, उनको यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो भारत के 2/3 यूनिकॉर्न्स में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। मैं कुछ नाम लेता हूँ, ओला, पेटीएम, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, बायजूस, बिग बास्केट, स्नैपडील, स्विगी।
इन सब में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। अभी हो सकता है रिसेंटली कम ज़्यादा हो गया तो अलग बात है। तो क्या हम इन ऐप्स को या इन सर्विसेज को यूज़ करना बंद करने के लिए तैयार हैं? शायद नहीं। इसमें ऐड करिए वो $550 मिलियन जो हर साल भारत को मिलते हैं क्योंकि चाइनीज़ पर्यटक भारत में घूमने आते हैं। तो जब हम चाइना से रिलेशनशिप तोड़ेंगे तो ये सारे घाटे हमको होने का अनुमान है। अच्छा, किसी व्यक्ति ने कहा, एक तो जब हम विदेशों से माल खरीदते हैं तो हमारा पैसा विदेश जाता है, लेकिन जब विदेशी व्यक्ति भारत में इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा भारत आता है। क्योंकि चाइना के साथ हमारा ट्रेड इतना डेफिसिट में है, इतना पैसा भारत का विदेश जा रहा है, चाइना जा रहा है, कि उसके सामने सबसे इफेक्टिव तरीका तो यही है कि चाइना के लोग भारत में इन्वेस्ट करें, कुछ पैसा तो वापस आएगा। क्योंकि इसमें हमसे ज़्यादा खतरा तो चाइना उठा रहा है। देखिए, रिस्क एक इन्वेस्टर के लिए हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू द होस्ट कंट्री जहाँ पे वो पैसा आ रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, भारत में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है। देखिए, ऑलरेडी इकोनॉमी थोड़ी डाउन चल रही थी हमारे भारत की, ये लॉकडाउन से पहले भी। लॉकडाउन ने कोई फ़ायदा तो नहीं किया, नुकसान ही किया है। तो अब हमें इन सेक्टर्स को कैपिटल की ज़रूरत है। अब देखिए, बैंक इतनी आसानी से लोन दे नहीं रहे हैं, तो अगर चाइना से भी जो पैसा आ रहा है उसको हम रोक देंगे तो इन सेक्टर्स के लिए नुकसान हो सकता है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे ही हालत खराब चल रही है, तो ऑटोमोबाइल को तो पैसा चाहिए, रियल एस्टेट को पैसा चाहिए, तो हम शायद इतनी आसानी से इसको रोक नहीं सकते। अच्छा, एक बड़ा नॉर्मल चल रहा है आजकल कि भाई टिकटॉक बंद कर दो, जितने भी चाइनीज ऐप है उनको यूज़ करना बंद कर दो, तो उनको रेवेन्यू लॉस होगा चाइना को। ओके, एक्सेप्टेबल होगा लॉस, कितना? तो सर, टिकटॉक का ऑफिशियल जो हमको एक आंकड़ा मिला, अक्टूबर से दिसंबर 2019, ये 3 महीनों में टिकटॉक का टोटल रेवेन्यू 25 करोड़ रुपए था मात्र। अगर इसको एक साल भर में हम इंटरपोलेट कर दें, चलो 3 महीने का 25 करोड़ तो एक साल का 100 करोड़। और ये 100 करोड़ भी सर मुनाफा नहीं है सर, रेवेन्यू है, इतने का उसने धंधा किया है। तो 100 अच्छा, और टिकटॉक दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉन गेमिंग ऐप्स में डाउनलोड किए जाने वाले हैं दूसरे नंबर का ऐप है, या कई लोग कहते हैं चौथे नंबर का। चलो एनी हाउ सर, जब इतना बड़ा ऐप मात्र 25 करोड़ का धंधा इंडिया में कर रहा है तो बाकी ऐप तो कितना धंधा कर रहे होंगे। तो आप इसको अनइंस्टॉल करके भी कितना नुकसान पहुंचा देंगे चाइना की इकोनॉमी को। सर, यहाँ एक दूसरी बात करता है, भारत का जो स्मार्टफोन मार्केट है उसमें 75% हम चाइना का स्मार्टफोन खरीदते हैं। सर, हमारे स्मार्टफोन मार्केट का 31% जियोमी है और 21% वीवो है। यानी सिर्फ ये 2 मोबाइल फ़ोन भारत के स्मार्टफोन इंडस्ट्री का 50% से ज़्यादा है। सर, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये खरीदने से हम मना नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में जियोमी ने एक नया मोबाइल लॉन्च किया था, 90 सेकंड में पूरा माल बिक गया सर ऑनलाइन। स्मार्टफोन जहाँ पे एक्चुअली आप थोड़ा हानि पहुँचा सकते हैं चाइना की इंडस्ट्री को, वहाँ आप तैयार नहीं है। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को हटा के देशभक्त बन रहे हैं। इस वीडियो का लक्ष्य कहीं से भी ये कहना नहीं है कि हम चाइना से निपट नहीं सकते। इस वीडियो का लक्ष्य सिर्फ ये है कि कैसे निपटें, वो तरीका हमको मालूम होना चाहिए। तो चलिए कुछ सॉल्यूशंस हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। सर, चाइना सबसे ज़्यादा माल किसको बेचता है? यूएसए को। चाइना का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट यूएसए को होता है, जिसकी वैल्यू है करीबन 430 बिलियन डॉलर। और जो अमेरिका से वो माल खरीदता है चाइना, वो है करीबन 154 बिलियन डॉलर। यानी 154 बिलियन डॉलर का माल चाइना अमेरिका से खरीदता है, लेकिन 430 बिलियन डॉलर का माल बेचता है। यानी इस धंधे में 275 बिलियन डॉलर चाइना कमाता है। सर, जो माल चाइना अमेरिका को बेचता है, क्यों ना इंडिया वो माल अमेरिका को बेचने लगे। जाहिर सी बात है, ओवरनाइट नहीं होगा, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर अमेरिका हमसे वो माल खरीदने लगे तो ये चोट किसको पहुंचाएगा? चाइना की इकोनॉमी को। तो हम सिर्फ अपने आप पे इम्पोर्ट बंद कर लो मत सोचो सर, वो जहाँ बेच रहा है वहाँ मत बेचने दो। चाइना कहाँ का माल बेचता है अमेरिका के अलावा? यूरोपियन यूनियन में बेचता है, वहाँ हम अपना माल बेचें। आसियान कंट्रीज को बेचता है, वहाँ हम अपना माल बेचें। तो एक्चुअली आप इकोनॉमिकल उस पर कुछ वार कर पाएंगे। चाइना का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसका पहले नाम था वन बेल्ट वन रोड और बाद में उसका नाम चेंज हो गया, अब उसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये एक सिंपल सा इनिशिएटिव है जिसमें वो पूरे विश्व में अपने कनेक्शंस बिठाना चाह रहा है, रोड्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना चाह रहा है, समुद्र के द्वारा उनको रीच करना चाह रहा है। सर, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान से भी निकलता है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। सर, ये 62 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसमें वो पूरी रोड्स बनवाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएगा पूरे पाकिस्तान के थ्रू। सर, ये पाकिस्तान को मिलने वाला आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसके इतिहास में, और चाइना के द्वारा किसी भी देश में किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल, ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्या? तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि चाइना को भी तो पेट्रोल की ज़रूरत है, क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, और क्रूड ऑयल कहाँ से आता है? मिडिल ईस्ट से। अब मिडिल ईस्ट से अगर आप क्रूड ऑयल भेजें चाइना, तो उसके लिए सीधा रास्ता नहीं है, उसके लिए आपको पूरा का पूरा हिंद महासागर वगैरह क्रॉस करना पड़ता है, और साउथ चाइना सी में जाके आप उसको दे पाते हैं। तो उसमें कितने दिन लगते होंगे, कितनी कॉस्ट लगती होगी। लेकिन अगर इसकी जगह पाकिस्तान से जो उन्होंने ग्वादर पोर्ट बनाया है, अगर मिडिल ईस्ट से ये पेट्रोल ग्वादर पोर्ट पहुँचे और ग्वादर पोर्ट से ये पेट्रोल सीधे चाइना पहुँचे, तो चाइना को बहुत बेनिफिट होता है, उसका कहीं ना कहीं धंधा बढ़ता है, क्योंकि वो इस रूट को और बिजनेसेस के लिए भी यूज़ कर पाएगा, प्लस उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो ही रही हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलता है, यानी ये वो क्षेत्र से निकलता है जो भारत का हिस्सा है। तो भारत अगर चाहे तो उसका पुरजोर विरोध कर सकता है, और हम कर भी रहे हैं, लेकिन क्या हम इसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ा सकते? देखिए साहब, इतिहास गवाह है कि बहुत सारे डेवलपमेंट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुए हैं, और भारत सरकार ने बहुत अच्छी नीति वहाँ नहीं अपनाई, बहुत ज़्यादा विरोध हमने उन चीज़ों का नहीं किया। इसका कर रहे हैं सीपीईसी का, क्यों ना इस विरोध की क्षमता को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे पाकिस्तान पे और चाइना दोनों पे प्रेशर बनेगा। दूसरी चीज़ ताइवान। अब हम जानते हैं ताइवान और चाइना के बीच में हमेशा से झगड़ा चलता है, एक अलग ही हिस्ट्री है उन दोनों की। चाइना कहता है कि ताइवान उनका हिस्सा है, और ताइवान कहता है चाइना उनका हिस्सा है। तो स्थिति ये है कि दुनिया में चाइना का एक नियम है कि जिन देशों ने चाइना को मान्यता दे रखी है वो ताइवान को मान्यता नहीं देंगे। इवन यूनाइटेड नेशंस में ताइवान का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंडिया और ताइवान के ऑफिशियल रिलेशनशिप्स नहीं है, अनऑफिशियल है। अगर हम ताइवान के रिकॉग्निशन के लिए काम करने लगे तो क्यों ना हम विश्व में छोटे छोटे देशों से ही अपन प्रेशर डाल के कहते हैं चलो तुम ताइवान को मान्यता दे दो। हम शायद अभी नहीं दे पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इंटेंशंस दिखाने लगे कि नहीं सर हम तो ताइवान से संबंध रखेंगे, चाइना से नहीं रखेंगे। तो ये अपने आप में चाइना की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए सर, ये छोटा इनिशिएटिव नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा परिणाम और दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये करना या नहीं करना ये सरकार की सोच है, लेकिन ये एक ऑप्शन है। तिब्बत, अब तिब्बत भी एक ऐसा ही पॉइंट है, चाइना को हमेशा डर लगता है कि तिब्बत में लोग विरोध ना करने लगे उनका। तो इंडिया कहीं ना कहीं तिब्बत को एक सपोर्ट बढ़ा सकता है। ऑलरेडी हम सपोर्ट करते हैं, क्यों ना उस सपोर्ट को हम बढ़ा लें। तो तिब्बत कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉइंट बन सकता है चाइना के लिए। साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे देश हैं, और कंटिन्यूसली वो छोटे छोटे देशों से चाइना के झगड़े चलते रहते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स किसके कब्जे में है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्स किसके हाथ में, इस पर बहुत झगड़े हैं वहाँ पे। सर चाइना दबदबा बना के, प्रेशर बना बना के वहाँ पे कंट्रोल कर लेता है। अगर हम चाइना के विरोध में उन देशों को सपोर्ट करने लगे तो साउथ चाइना सी में भी कहीं ना कहीं चाइना पे प्रेशर बनने लगेगा। अंत में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये चाइना की एक नीति है जिसके अंतर्गत इंडियन ओशन में जो बहुत सारे देश हैं वहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे वो अपने पोर्ट्स बनाना चाहता है, अपने एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहता है, ताकि वो वहाँ पे अपनी मिलिट्री या और एस्टेब्लिशमेंट रख पाए। एग्जाम्पल ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान एंड हबन-टोटा पोर्ट श्रीलंका। क्यों ना इस नीति के खिलाफ हम कुछ काम कर पाए। सर अगर हम डायरेक्टली चाइना से कन्फ्रंटेशन करते हैं तो वो हमें भी नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। देखिए एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ब्लफ मास्टर, उसमें अभिषेक बच्चन का एक डायलॉग है, गोली वो चलाते हैं जो दिमाग नहीं चलाते। तो हम सरकार से और आपसे ये गुजारिश करेंगे कि युद्ध एक ऑप्शन के तौर पे ना ट्रीट किया जाए। और भी तरीके हो सकते हैं चाइना को सबक सिखाने के, और शायद और भी होंगे, हमें तो ही मालूम थे। क्यों ना हम उस पर काम करें। और इस वीडियो के बारे में आपके जो भी कमेंट्स हैं उसके इंतज़ार में, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।